इंटरनेट के तवातुल की वजह से ये भी समझा जा रहा था कि नहीं इसके अंदर थोड़ी कमी आ गई है, वैसे हालत नहीं जैसे फ्रीलांसिंग के टाइम पे बूम आ रहा था। अगर आप इंटरनेट बंद कर दें, गवर्नमेंट खुद जानबूझ के अगर बंद करेगी तो उसका नुकसान है, क्योंकि आपके पास रेमिटेंस मुल्क में आ रही है। फायरवॉल आ गई है जिसके थ्रू इंटरनेट सही से चल नहीं पा रहा। चैलेंजेस हर मुल्क में होते, बट आप उसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते। आज के गेस्ट फ्रीलांसिंग और डिजिटल इकोनॉमी की एक पावरफुल वॉइस हैं। प्रेसिडेंट PAFLA ग्लोबल इवेंट्स और बिजनेस लीडरशिप का एक स्ट्रॉन्ग नाम है और UAE से पाकिस्तान तक मल्टीपल वेंचर्स को लीड कर चुके हैं। इनकी जर्नी और इनसाइट्स फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए गेम चेंजिंग है। प्रेजेंटिंग यू तुफैल अहमद खान। जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग डॉलर कमाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। वो देखते हैं एक ट्रेंड चल रहा है, कोई वीडियोस आ रही हैं, जिन लोगों ने कभी जिंदगी में फ्रीलांसिंग नहीं की वो फ्रीलांसिंग पढ़ाना शुरू हो गए। ऐसे कौन से इनसाइट्स हैं आपको लगता है पाकिस्तानी फ्रीलांसर उससे अवेयर नहीं है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज पेमेंट का। सारे फ्रीलांसर्स एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं हो पाते। पर आज जो हमारा इनकम रेट है US डॉलर में बहुत कम है एज कम्पेयर टू अमेरिका और एनी अदर कंट्री। कौन सी ऐसी गलतियां जो न्यू फ्रीलांसर्स अपने स्टार्टिंग जर्नी के अंदर करते हैं? एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। जनरेशन Z के इश्यूज हैं ये, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ है? किसी से पूछा गया कि जी आप क्या काम करते हैं, उसने कहा यार मैं शेयर्स का काम करता हूँ। तो उसने बोला यार बड़ी अच्छी बात है, आजकल तो शेयर्स में बड़े पैसे हैं, कितने शेयर्स से पैसा कमाया? तो उसने कहा मैं रील्स शेयर्स का काम करता हूँ। कौन कौन सी फील्ड्स आपके जहन में आती हैं कि मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये जॉब्स तो नहीं होंगी? AI उसको रिप्लेस करेगा जिसने AI नहीं सीखा होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अब पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट समझा जाता है और भी कुछ दिनों पहले इंटरनेट के तवातुल की वजह से ये भी समझा जा रहा था कि नहीं इसके अंदर थोड़ी कमी आ गई है, वैसे हालत नहीं जैसे फ्रीलांसिंग के टाइम पे बूम आ रहा था। तो आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इसका उल्टा है कि अब बहुत ज़्यादा बूम है। बहुत सालों पहले जहाँ उस वक्त फ्रीलांसिंग का लोगों को इतना पता भी नहीं था। मैं अपने टाइम की अगर बात करूँ, वो भी बहुत पुराना दौर नहीं है, जिसमें फ्रीलांसिंग ये होती थी आप ट्यूशन पढ़ाते थे, आप कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते थे जाके। किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स बहुत हुआ करते थे, आपको याद होगा। और लाइन से हर इलाके के अंदर कोचिंग सेंटर्स इंग्लिश लैंग्वेज के थे, लोग वहाँ पढ़ाना शुरू कर देते। फिर लोग, जिन लोगों को कंप्यूटर आता था वो कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर देते। ये जो वेबसाइट आज बन रही है मिनटों के अंदर, इसकी कोडिंग होती थी और ये कोडिंग सीखी थी लोगों ने कि वेबसाइट अपनी बनाएंगे जाके। तो लोग CIT, आपको याद होगा, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते थे कंप्यूटर सीखने के लिए। तो ये इस चीज़ का बूम था। फ्रीलांसिंग में यही लोग फ्रीलांसिंग करते थे कि ट्यूशन पढ़ा, मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाता था। बट आज जो है फ्रीलांसिंग बहुत ऊपर जा रही है, क्योंकि देखें ये आपके पास पूरी दुनिया में इतनी नौकरियां नहीं हैं। आपके अगर 1700 बच्चा किसी एक यूनिवर्सिटी से MBA करके निकलता है कि आपके पास 1700 जॉब है कराची में? पूरे पाकिस्तान में 1700 जॉब्स आप मुझे ला के दिखा दें इस लेवल की कि MBA का बच्चा जाके चला है। इवन के लोगों को इंटर्नशिप्स मिलना मुश्किल हो जाती है। तो अब लोग रिमोट इंटर्नशिप्स पे जा रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी से हमें कोई ऑनलाइन भी बाहर भी रिमोट इंटर्नशिप मिल जाए तो हम उधर जाएं। तो फ्रीलांसिंग का तो अब बूम है। और रिगार्डलेस ऑफ वर्ड के आपके चैलेंजेस हों पाकिस्तान में इंटरनेट के, पाकिस्तान की इस वक्त फ्रीलांसिंग दुनिया में चौथे नंबर पर है और वो दिन ब दिन बढ़ रही है। उस पर अवेयरनेस सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट इदारा हो, चाहे वो प्राइवेट इदारे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, हर इदारा फ्रीलांसिंग पे बात कर रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है पूरी दुनिया में कि इस वक्त फ्रीलांसिंग आप घर बैठ के काम नहीं करेंगे अगर आप ई-कॉमर्स का स्टोर ना बनाएं, अगर आप BPO की सर्विसेज ऑनलाइन ना दें, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं वो ना करें, अगर आपके पास कोई सर्विस, कोई स्किल ऐसी है जो आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं किसी कंपनी को, किसी डायरेक्टली क्लाइंट को लिंक्डइन के थ्रू, वो ना करें, तो अब कब करेंगे आप? और यही आज इदारा है। या तो वो लोग सेट हैं जिनकी बहुत अच्छी जॉब्स, नौकरियां लग गई हैं, बहुत अच्छी जगह से पढ़े और निकले और अल्लाह ताला की फजलो करम से उनको बहुत सी जॉब लग गई, लेकिन बाकी सारे लोग क्या करेंगे? सही बात। अच्छा, ये रीसेंट टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत शोर मचा उसका कि एक फायरवॉल आ गई है जिसके थ्रू इंटरनेट सही से चल नहीं पा रहा, और कुछ हमारे शहर ऐसे भी थे जहां फाइवर ने उनको रेड टैग कर दिया था कि भाई ये बंदा अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये इंटरनेट कनेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अगर अब मुल्क के लेवल पे इंटरनेट कनेक्शन को अफेक्ट किया जाएगा तो उसका फ्रीलांसिंग पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, दो अलग बातें, जो फाइवर वाली की आपने अलग बातें। देखिए, इस चीज़ में तो दो राय है ही नहीं कि मुझे, आपको, और पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबको अगर फ्रीलांसिंग करनी है ऑनलाइन IT इनेबल्ड,
तो उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेट ही चाहिए होता है, वरना आप उसके बगैर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में भी चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेट के बहुत ज़्यादा मसाइल भी थे, उसी दौरान भी पाकिस्तान में 7 से ज़्यादा लोगों ने 2024 में $1.5 मिलियन कमाया, जिनको मैं जानता हूँ। $1.5 मिलियन क्रॉस किया है, माशाल्लाह और उनको उस प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान में अवार्ड्स भी भेजे। बाकायदा उनकी पोस्ट मैंने भी की, मैंने उनसे मुलाकात भी की। अनफॉर्चुनेटली कराची से कोई नहीं है, बट उन शहरों में मैं उनसे मिला भी जाके, और वो बहुत सी जगह पे अब माशाल्लाह से एज अ स्पीकर भी जाते हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात है, उन्होंने $1.5 मिलियन क्रॉस किए। तो आप समझे, इन्हीं चैलेंजेस के दौरान वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो भले बाहर इवेंट्स अटेंड करने जाएं। तो मैं समझता हूँ, देखिए चैलेंजेस हर मुल्क में होते हैं, अलग अलग होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, बट आप उसको एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। अब जब ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए और लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया, तो लोगों ने फ्री वीपीएन का भी इस्तेमाल किया। अब जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो और मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करोगे, तो आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है। तो उस पे जब फाइवर को भी पता चला, अपवर्क को भी पता चला, बहुत सारे इदारों को पता चला कि आपके यहाँ इंटरनेट की फराहमी का इशू है, तो उन्होंने खुद एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर आप में से कोई किसी का इंटरनेट सही चल रहा है, वो अपने आप को अवेलेबल कर दे, ताकि आपके पास कोई प्रोजेक्ट ना आ जाए और आप उसको डिलीवरी ना कर पाओ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आप खुद सोचें, एक इदारा 20%, 30% और अच्छे खासे जो भी इसका परसेंटेज है, वो इदारा फ्रीलांसर से कमाता है, और पाकिस्तान दुनिया के 4थे नंबर पे आता है। वो इदारा पाकिस्तान को ब्लॉक कैसे करेगा? उसको तो खुद यहाँ से कमाई हो रही है। उस इदारे ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था, उस इदारे ने कोई ब्लॉक नहीं किया। ये एक र्यूमर थी और फिर ये फैल गई। मैं समझता हूँ उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके, पहली जिस इंटरनेट के बारे में कहा जा रहा था वो बंद है। तो आई वॉज ऑन दैट टाइम, आई वॉज इन दुबई, और मुझे कोई चैनल वाले साहब यही कहते कि इंटरनेट भी बड़ा ख़राब है और बंद हुआ हुआ है। तो मैंने कहा, सर आपने मुझे भी तो ऑनलाइन लिया हुआ है पाकिस्तान से, और दुबई में बैठा हूँ, मैं ऑनलाइन मॉर्निंग शो कर रहा हूँ। तो ये इंटरनेट के चैलेंजेस बहुत थे, और आप समझें कि उसमें मैं और आप तो फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं। आप सोचें, करीम, उबर, बाइकिया का राइडर, कैप्टन, जिसका मोबाइल ही नहीं चलेगा, राइड ही नहीं आएगी उसके पास, और उसके पास दूसरा कोई कमाई का जरिया भी नहीं है, वो कितना अफेक्ट होगा? सही बात है। वो हम सबसे ज़्यादा हुआ होगा। हमने तो अपने क्लाइंट्स को संभाल लिया, हमने कहा कि जी कल ले लें, आप परसों ले लें, या हम इस टाइम पे ऑनलाइन आएंगे, आपको सबमिट करा देंगे, या हमने किसी कोवर्किंग स्पेस में जाके कोई इस्तेमाल कर लिया, लोकल इंटरनेट चल रहा है उसका इस्तेमाल कर लिया। वो बंदा क्या करेगा जो रोड पर है? सही बात है। मोबाइल डेटा चल ही नहीं रहते, तो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। उसकी किसी ने बात नहीं की। मैंने भी बहुत सारे चैनल्स में आके बात की थी कि असल वो अफेक्ट हुआ इंटरनेट चैलेंजेस। हमारा इतना फिर भी नुकसान नहीं हुआ, हमें चैलेंजेस रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर अफेक्ट वो बंदा हुआ। डेली वेज हमेशा ज़्यादा अफेक्ट होता है इन सब बिल्कुल। चीज़ों से। अच्छा, जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग डॉलर कमाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, तो ये क्या मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है या हकीकत? देखिए, है असल में। कुछ लोग जो है ना, जब वो देखते हैं ट्रेंड चल रहा है, कोई वीडियोस आ रही हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ फ्रॉड भी हो रहा है। जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में फ्रीलांसिंग नहीं की, वो फ्रीलांसिंग पढ़ाना शुरू हो गए, और जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में कंटेंट क्रिएशन नहीं की, वो अचानक से कंटेंट क्रिएशन कैसे होती है वो पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये जिन लोगों ने आज तक कभी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मोनेटाइजेशन से कमाया नहीं, ई कॉमर्स से कमाया नहीं, अपना स्टोर नहीं बनाया, वो ये सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये भी बहुत शुरू हो गया। लेकिन जब से ये रील्स आना शुरू हुई हैं, जब से ये कोर्सेज आना शुरू हुए हैं, तो लोगों का जहन थोड़ा सा इस तरफ गया है कि यार ये तो बहुत आसान है डॉलर्स कमाना। मतलब आप एक चैनल बनाएं, यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करें, फेसलेस चैनल बनाएं, आप कमाना शुरू कर दें। तो देखिए, ये आसान नहीं, इसमें टाइम देना पड़ता है। जिन लोगों ने 8 साल पहले, 10 साल पहले टाइम दिया, आज वो $1 मिलियन पे बैठे हैं, और उन्होंने कंसिस्टेंटली दिया। उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, उन्होंने दिन रात, जैसे क्रिकेटर होता है ना कि उसने दिन रात क्रिकेट खेलनी है और बस उसका पैशन क्रिकेट है। तो आप पूरी दुनिया में देख लें ऐसे लोगों को जिन्होंने वो पैशन को फॉलो किया, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। उन पे पूरी पूरी मूवीज़ बनी हैं उनके पैशन पे। तो उसी तरह से एक फ्रीलांसर जिसने सालों पहले स्टार्ट किया, वो कंसिस्टेंटली गिव अप नहीं किया उसने, और उस पर उसने मेहनत करके इम्प्रूव किया, आज वो कंपनीज बना के बैठे हुए। तो फ्रीलांसिंग में ये जो चीज़ है, ये ख्वाब जो दिखाया था, ये है सही, ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग इसको इतना आसान समझते हैं, इतना क्विक समझते हैं कि वो जब घुसते हैं इसके अंदर तो उनको पता चलता है, वो समझते हैं स्कैम है। अब मैं एग्जाम्पल छोटी सी एक दूंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन की बात होती है कि जी चैनल मोनेटाइज, लोग उसकी साइंस को नहीं समझते कि वो फेसलेस चैनल आपका मोनेटाइज होगा कैसे। फिर आपने उसकी साइंस सीखनी किससे? ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के सीखें,
आपके पास यूट्यूब मौजूद है, आपके पास एआई टूल्स मौजूद हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, हर चीज़, डीप सर्च सब मौजूद है। आप कहीं से खुद जाके रिसर्च नहीं करते, आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख रहे, आप उसकी साइंस ही नहीं समझ रहे। अब आप बंदों के पीछे भाग रहे हैं, उनके कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं कि यार मुझे कोई, अब जब जैसे ही आपने एक कोर्स किया 10,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मैंने देखा है पाकिस्तान में प्राइस 10,000, 5,000, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये आपने कर लिया। अब आपने किया 10 दिन, 5 दिन, ऑनलाइन ज़्यादातर होते हैं, आपने किया। अब आप सोच रहे हो कि यार वो तो मोनेटाइज ही नहीं हो रहा चैनल, इसका तो कंटेंट ही नहीं बनाया जा रहा मुझसे, क्योंकि जो कंटेंट बनाने के टूल्स हैं वो पेड हैं सारे। सही बात है। तो अब आप सोचते हो बंदा ठीक नहीं है जिसने पढ़ाया, क्योंकि उसने जो है मुझे जो चीज़ें बताई वो तो उल्टी हैं। ज़्यादातर पेड टूल है, मैं कितने डॉलर्स में खर्च करके पेड टूल्स खरीदूं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रीलांसिंग की कोई भी डोमेन आप उठाएं, उसमें आपको उसकी साइंस समझनी है। अगर आपने फाइवर पे काम करना है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर, आपने फाइवर का इस वक्त जो कंपटीशन चला गया इतना ऊपर, आपने उसको समझना पड़ेगा क्या आप कॉम्पीट कर सकते हैं। क्या इस दौर में जहाँ लोगोज कैनवा पे बन रहे हैं, जहाँ पे अपवर्क पे लोग इतने ज़्यादा मौजूद हैं, इतना कमा रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसकी साइंस को समझ गए हैं, क्रेडिट्स खरीद रहे हैं उसके, तो क्या आप वहाँ पे कॉम्पीट कर सकते हैं। उसकी साइंस समझ लिया आपने, कैसे गिग्स बनानी, कैसे क्रेडिट्स खरीदने, उसका एक्सपर्ट कौन है, उसको सुनाया आपने, किसी मेंटोर से मशवरा करना किया आपने? नहीं। आप जाते हो, आप अकाउंट बनाते हो खुद से, आपने किसी का कोर्स कर लिया, उसके बाद से आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार बस कल आपके पास $1,000 गिर जाए अकाउंट में। इवन कि कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैंने उनको देखा है कि वो कमा लेते हैं, अब वो सोचते हैं इसको गिराऊं कैसे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ भी नहीं समझी कि पेमेंट पाकिस्तान में कैसे आती है। बहुत सारे लोग इस पे भी स्ट्रगल करते हैं कि उनके अकाउंट में यूट्यूब से उन्होंने कुछ कमा लिया, अब वो सोच रहे हैं पाकिस्तान कैसे लेकर आऊँ पैसे, पाकिस्तान में तो पेनियर का अकाउंट कैसे खुलता है, पाकिस्तान में जो बैंक में डायरेक्ट पेमेंट कैसे आती है, कोई और ऐप है पेपैल का, तुमने अकाउंट कैसे बनाया। तो ये पहले पूरी रिसर्च होती है आपके डोमेन के मुताबिक। आप जिस भी डोमेन में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, घर बैठ के कमाना चाहते हो, आप उसको बैठ के, मैं खुद भी यही करता हूँ, मैं यूट्यूब पे पहले सीखता हूँ, फिर उनके मेंटोर से, अब तो माशाल्लाह से इतने लोगों से राब्ता रहता है कि मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि जी आप बताएं। क्योंकि देखिए जब कोई कोर्स आप खुद ऑनलाइन फ्री पढ़ के जाएंगे तो आप सवाल कर सकते हैं, आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, कंसर्न्स होंगे। आप उस वेबसाइट को देख के जब जाओगे, फाइवर की, अपवर्क की, टॉपटेल की, freelancer.com की या लिंक्डइन की, तो आप सवाल कर सकते हो। जब आप कुछ करते नहीं और डायरेक्ट कोर्स में चले आते हो, तो वो बंदा आपसे सवाल करता है और आप उसको जवाब नहीं दे पाते, वो आप उससे सवाल नहीं कर सकते, आपके कोई कंसर्न्स ही नहीं होते। आप खुश होते हो उसकी स्टोरीज सुन के, उसका डैशबोर्ड देख के कि उसने $10,000 कमाया, और आप इतने मोटिवेटेड होते हो जब आप अपना डैशबोर्ड खोलते हो, और जब आप अपना चैनल बनाते हो तो आप गिव अप कर देते हो, यार मुझसे तो नहीं हो रहा, और आप जॉब पे लग जाते हो। अच्छा, माशाल्लाह से आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया, ग्लोबल इवेंट्स का पार्ट रहे, टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखा, तो कैसे देखते हैं इस इकोसिस्टम को, और आपने इस इकोसिस्टम में कदम कब और कैसे रखा? हाँ, देखिए मैंने कोविड के दौरान ज़्यादा इस पे जंप मारी, क्योंकि उस वक्त मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो गेमिफाइड रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन की थी। वो ऑनलाइन गेमिफिकेशन करती थी जिससे थ्रू रिक्रूटमेंट होती थी, और वो ऑनलाइन गेम था एक, जो कि कंपनीज इम्प्लीमेंट करती थी अपनी रिक्रूटमेंट में। तो वहाँ पे जो मेरे मेंटोर थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे उस वक्त बताया था कि लिंक्डइन पे तुम ज़रा इसकी सेल्स करो, मार्केटिंग करो। तो उस वक्त मैं लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव था, ज़्यादा नहीं, मुझे आता भी नहीं था। मैंने उस पर फिर वही जो मैंने आपको अभी पूरा इसका प्रोसेस बताया था डोमेन का, मैंने उस पर पढ़ना शुरू किया, उस पर वीडियोज़ देखनी शुरू की। उस वक्त चैट जीपीटी नहीं था, बट मैं जितना कुछ उसके कोर्स कर सकता था, उसको पढ़ सकता था, उसकी नॉलेज ले सकता था, उसको इस्तेमाल कर सकता था, हर एक फ़ीचर को लिंक्डइन के, वो मैंने करना शुरू किया। और उससे मुझे सेल, जो ट्रेडिशनल सेल्स में करता हुआ आया था ज़िंदगी भर, उससे मैंने उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया डिजिटल सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लिंक्डइन, और फिर फ्रीलांसिंग। और फिर कोविड आ गया, आपको पता है, उस दौरान तो ज़्यादातर फिर मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया साथ में, और दूसरी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में मेरे अलग चल रहे थे, क्योंकि मैंने वो डोंट पुट ऑल एग्स इनटू वन बास्केट वाली भी वो चीज़ रखी कि मैं पाकिस्तान में भी कोई प्रोजेक्ट करूं इन पर्सन, क्योंकि आपका अगर इंटरनेट ही कल बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एक्सक्यूज़ बनाएंगे। कोई काम ऐसा भी तो होना चाहिए ना जहाँ से आपकी इनकम आ रही हो, या आपके अंदर सलाहियत ऐसी होनी चाहिए कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो आप एटलीस्ट वो ऑफलाइन वाला कोई काम कर सकें। ये तो नहीं कि आप एक्सक्यूज़ देते रहें कि जी इंटरनेट बंद है तो मेरा काम ही ख़त्म हो गया। तो वो बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। तो फिर वहाँ से जो है
उस कंपनी से मैंने ये चीज़ सीखनी शुरू की ऑनलाइन, और फिर वो सिलसिला आज तक माशाल्लाह सीखने का जारी है कि मैंने कोशिश की कि लिंक्डइन को मैं पकड़ लूँ। कि उस वक़्त तो लिंक्डइन को कोई भी नहीं जानता था पाकिस्तान में, स्पेशली ज़्यादातर लोग लिंक्डइन को बस अकाउंट बनाते थे या कभी कमेंट कर दिया, कभी किसी की पोस्ट पे, प्रमोशनल पोस्ट पे किसी की प्रमोशन हुई तो उस पे कमेंट कर दिया, कोई जॉब सीकर है तो वो जॉब ढूँढने जा रहा है। बस इस हद तक लोग लिंक्डइन को जानते थे। सेल्स, मार्केटिंग या कनेक्शंस बिल्ड करना लिंक्डइन पे उस वक़्त लोग नहीं करते, तो मैंने उस वक़्त स्टार्ट किया। इसीलिए माशाल्लाह से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज 36,000 प्लस मेरे फॉलोअर्स माशाल्लाह। हैं, 30,000 प्लस कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे, और फ़ेसबुक पे मेरे तकरीबन 1,50,000 फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, और 5,000 फ्रेंड्स हैं। फिर अब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को भी मैंने एक्टिव किया है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, और इसकी भी साइंस समझ, जिसने लिंक्डइन की साइंस समझ ली ना, उसको बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म की साइंस आसान लगेगी, एल्गोरिथम आसान लगेंगे। हुँ, और यही मैंने किया हुँ, कि अब हुँ, मुझे बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स का कोई इश्यू नहीं है। मैं जब चाहे उस पे एक्टिव हो सकता हूँ, हुँ। उसके फॉलोअर्स भी बढ़ा सकता हूँ, उस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, उससे लीड जनरेट कर सकता हूँ, बिकॉज़ आई नो, बिकॉज़ मैंने इतने साल लिंक्डइन पे काम किया। हुँ, हुँ। माशाल्लाह से आप ऑनररी प्रेज़िडेंट हैं ग्लोबल फ्रीलांसर यूनियन के। तो इतने करीब से इस यूनियन को, इस सिस्टम को, इकोसिस्टम को आपको देखने का मौका मिला। ऐसे कौन से इनसाइट्स हैं जो आपको लगता है पाकिस्तानी फ्रीलांसर उससे अवेयर नहीं है? देखिए, मैं, क्योंकि ये ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन, तो मैंने ग्लोबली इसको एस्टैब्लिश करना है, और मैं बहुत सारे मुल्कों में जा रहा हूँ, इसको प्रमोट भी कर रहा हूँ, और इस पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में। और मेरी जब ट्रैवलिंग थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है, और तकरीबन 1.57 बिलियन फ्रीलांसर्स हैं पूरी दुनिया में, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो ग्लोबल वर्कफोर्स की समझे आधी पॉपुलेशन फ्रीलांसर्स हैं, बिकॉज़ कंसल्टेंट्स आर ऑल्सो फ्रीलांसर, हुँ, लॉयर्स आर ऑल्सो फ्रीलांसर, डॉक्टर्स आर ऑल्सो फ्रीलांसर्स। तो आईटी इनेबल्ड फ्रीलांसर्स जो है आजकल ऑनलाइन भी, आपको पता है, मेडिसिन और डॉक्टर जो है क्लिनिक खोल रहे हैं, सारे वर्चुअल क्लिनिक्स भी हुँ, हैं, तो ये हुँ। सब फ्रीलांसिंग में ही आते हैं। तो पाकिस्तान में देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक़्त जो है ना, वो पाकिस्तान में पेमेंट का है। पाकिस्तान में पेमेंट लेकर आना, जो कुछ कुछ हद तक कुछ कंपनीज़ ऐसी आई हैं, फ़िनटेक कंपनीज़ हैं जिनसे मैं भी राब्ते में हूँ, वो पाकिस्तान में इसको हल करेंगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं जिस पे फ्रीलांसर्स इन्हिसार करते हैं, वो है पेपैल, हुँ, हुँ। वो पाकिस्तान में नहीं है। फिर मैं उसके बाद जो नंबर 2 कंपनी की बात करूँ, स्ट्राइप, हुँ, वो हुँ। पाकिस्तान में नहीं है। फिर मैं बात करूँ वाइस, वो पाकिस्तान में नहीं है। हुँ, तो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की सबसे पहले डिमांड होती है कि अगर हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं, अगर हम पाकिस्तान में रेमिटेंस लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 3 कंपनीज़ भी होनी चाहिए। अच्छा, चौथी कंपनी आ गई है, मतलब उसने एक सॉल्यूशन दे दिया है कि ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने एक पेनियर। यूएसपी निकाली। पेनियर भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी कंपनी, 5वीं, 6ठी, जिन्होंने उस तरह के कुछ मिलते-जुलते सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं हुँ, कि जिससे आप पाकिस्तान बहुत ही अच्छी रेट्स पे पाकिस्तान पैसे मँगवा सकते हैं। हुँ, लेकिन पेमेंट एक चैलेंज है, हुँ, बिकॉज़ हुँ। टॉप टियर कंपनीज़ नहीं है पाकिस्तान में। सही से। फिर दूसरे चैलेंज की मैं बात करूँ तो इंटरनेट, जिस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है। हुँ, मैं 12 दफ़ा आईटी मिनिस्टर से भी मिला हूँ, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि उन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज़ से मुलाकात की है, इंटरनेट को सही करने की। पूरे मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी, आपने रिसेंटली देखा है, 5G का ऑक्शन भी हुआ है अभी इस्लामाबाद के अंदर। तो हमने भी रिक्वेस्ट ये की है कि इंटरनेट जो है पाकिस्तान में, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उसकी क्वालिटी पे, और वो हुँ, हर जगह बिल्कुल सेम हो। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो साउथ पंजाब में हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं। तो हमें फ्रीलांसिंग में अगर हमें ग्रोथ चाहिए, तो हम वो ग्रोथ टैक्स लगा के नहीं कर सकते। हमें वो ग्रोथ जब मिलेगी, जब हम फ्रीलांसिंग में, सबसे पहला जो बुनियादी है, वो है इंटरनेट। बहुत ही बेहतरीन इंटरनेट जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हुँ, हुँ। वो इंटरनेट इनको दें। दूसरा पेमेंट चैलेंजेस, तीसरा बेनिफिट्स, कि पाकिस्तान पैसा मँगवाना और फ्रीलांसिंग करना जिससे मुल्क का फ़ायदा है, उसमें उस बच्चे से हमें क्या फ़ायदा है, हम उसको क्या फ़ायदा दे रहे हैं। मतलब आप देखिए ना कि पाकिस्तान में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरह एक फ्रीलांसर आपकी रेमिटेंस लेकर आ रहा है और अपनी सर्विसेज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड क्या-क्या बेनिफिट्स दे सकता है। ये भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से कि वो लिस्ट बनाए और ये बेनिफिट्स बाकायदा पब्लिक करें, ताकि लोग मोटिवेट हों। कि जैसे आपको पता है, बहुत सालों पहले लोग टैक्स पेयर नहीं होते थे। आज लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि गाड़ी या सेविंग अकाउंट में आपकी इनकम आ रही है, इन सब में टैक्स
जो फाइलर है उसके अलग रेट्स हैं। एड्स थोड़ा ज़्यादा टैक्स आप लगता है। घर खरीदने जा रहे हैं, फाइलर नॉन फाइलर, अब ये हम्म। पूछा जाता है कि जी आप फाइलर है नॉन फाइलर। तो उसी तरह से एक फ्रीलांसर को भी एक बेनिफिट है कि अगर आप फाइलर होते हैं तो आपका टैक्स कम करता है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। बट दिस इज़ वन बेनिफिट जो शायद फ्रीलांसर इग्नोर भी कर सकता है। आपको चाहिए फ्रीलांसर को लिस्ट दें बेनिफिट्स की, जिससे वो पाकिस्तान पैसा भी मंगवाए, जिस पे वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट पे पीसैब में रजिस्टर्ड भी करवाए, जिसमें वो टैक्स पेयर भी बने, जिसमें वो फ्रीलांसिंग को प्रमोट भी करे, क्योंकि उसको ये 1 2 3 बेनिफिट्स मिल। अच्छा, आपने कहा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट किस चीज़ की कोशिश कर रही है? इंटरनेट को बेहतर करने की या स्लो करने की? देखिए नहीं, इस पे देखिए पाकिस्तान में एक तो पहली बात है कि जो भी गवर्नमेंट आई है तो सबने आईटी पे काम किया। शायद ही कोई गवर्नमेंट हो, आप भी मुझे बता सकते हैं, कि जिसने आईटी पे बात ना की हुई हो, काम नहीं। अच्छा, ये गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जिसने बहुत ज़्यादा आगे जाके काम किया। अगर आप पाकिस्तान की जो आईटी एसोसिएशन, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, पाशा, अगर आप उनको देखें तो वो मैंने अपने करियर में कई दफ़ा देखा है कि वो डबलिन, लंदन, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वो जाके अपने यहाँ से एक आईटी कंपनीज़ को ले जाके एग्ज़िबिट कर रहे हैं। उनका बिज़नेस भी बढ़ा है। फिर आप आईटी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देखें तो वो इंक्रीज़ हुए हैं। इस साल भी हुए, पिछले साल भी इंक्रीज़ हुआ। तो आईटी एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ी है। तो गवर्नमेंट ने अभी फिर रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बनाई है एक, जिसमें वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो। फिर स्टारलिंक से उनकी मीटिंग हुई है। फिर उसी तरह से चाइनीज़ कंपनीज़ जो कि इंटरनेट की हैं, उनसे उनकी मीटिंग हुई है, बाकायदा उसकी हमने पीआर भी देखी है, हमने कुछ मीटिंग्स का हम हिस्सा भी बने, कुछ पॉलिसी थिंक टैंक का हम हिस्सा बने, जिसमें हमें पता चला तो वो इंटरनेट पे काम हो रहा है। क्यों, देखिए अगर आप इंटरनेट बंद कर दें, गवर्नमेंट खुद जानबूझ के अगर बंद करेगी तो उसका नुकसान है सबसे बड़ा, क्योंकि आपके पास रेमिटेंस मुल्क में आ रही है। जो इदारा आपको डॉलर का रिज़र्व बढ़ा के दे रहा है, जो इंडस्ट्री, आप उसको बंद कैसे, ये तो वो गवर्नमेंट है जो स्टेट बैंक के साथ, एफबीआर के साथ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, फ्रीलांसर्स की एसोसिएशंस, सोसाइटीज़, इन सब के साथ मिल के काम कर रही है ताकि हम इसमें चैलेंजेस को दूर करें, इसको और बढ़ाएं, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड एक इंडस्ट्री थी पहले फ्रीलांसिंग, और ऑर्गेनाइज भी नहीं थी। तो इसको हम इतना करें कि हर बंदा, उसको नौकरी का मसला ना, उसको कमाने का मसला ना, और रेमिटेंस मुल्क के अंदर लेकर आए, उसको बेनिफिट्स भी बेतहाशा मिला, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है बिल्कुल। अच्छा, देखिए पाकिस्तान बहुत एक बड़ा नंबर फ्रीलांसर का प्रोड्यूस कर रहा है, बट सारे फ्रीलांसर्स एक स्ट्रीम और इनकम, एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो आपका क्या राय है इस बारे में कि क्या कमियां रहती हैं उनकी स्ट्रगल में? देखिए, हमने इस पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिसर्च भी करवाई थी 2024 में, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी उस रिसर्च में ये आया था कि हमारा जो पर आवर जो हमारा इनकम रेट है यूएस डॉलर में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और एनी अदर कंट्री। तो उसकी वजह ये है कि सालों हमारे बच्चे जो है वो सेम फील्ड, कुछ ऐसी निशिस थी उस पे काम कर रहे थे कि पीडीएफ से वर्ड पे कन्वर्ट करना, वर्ड से पीडीएफ पे कन्वर्ट करना। अब ये एआई ने रिप्लेस कर दी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब कैनवा भी आ गया है। अब लोगो भी यूँ बन जाते हैं, चैट जीपीटी की इमेजेस से आपके लोगोस बन जाते हैं, आपकी कुछ इमेजेस ठीक हो जाती हैं, जो एक डिज़ाइनर के पास जाया करते थे लोग कि इस इमेज को फिक्स कर दो, तो वो भी अब जो है चैट जीपीटी, जेमिनी यूँ ठीक कर देता है। वीडियो एडिटिंग भी बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं। फिर हमारे यहाँ जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम है, जिस पे पर आवर आपका रेट बहुत ज़्यादा है, उस पे बहुत कम काम हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई पे मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पे काम ये नहीं होना चाहिए सिर्फ़ हम पढ़ाएँ, बल्कि उसमें बच्चे ऐसे तैयार करें। अगेन मैं उस बात को रिपीट करूँगा कि जिन लोगों ने एआई ना सिर्फ़ सीखी हुई है बल्कि इम्प्लीमेंट की हुई है और कमाया हुआ भी है और कमा भी रहे हैं, और पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको लेकर आना चाहिए, या उनको पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे कि वो आके इन बच्चों को तैयार करें। अगर 1000 बच्चा भी तैयार कर दें तो वो 1000 बच्चे का जो पर आवर का रेट है वो बहुत बढ़ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आती है आपकी साइबर सिक्योरिटी। आप देखें पूरी दुनिया में आज साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, बट पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के कितने एक्सपर्ट्स पैदा हो रहे हैं? कौन सा इदारा ऐसा है जो अगले साल 2027 में हमें ये बताएगा कि जी मैं 10,000 साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स या एथिकल हैकर्स तैयार कर रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन,
ई-कॉमर्स, लो इनकम सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज पे कंपटीशन भी बहुत है और इनकम भी इतनी ज़्यादा पर आवर आपकी नहीं है या आपकी वैसे भी सर्विस इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग उस पे बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया में इस वक्त मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, उस पे हमारा प्लान नहीं है और उस पे काम करना चाहिए। और रिसेंटली कुछ हैकाथॉन्स वगैरह मैंने देखे हैं, वो स्टार्ट किए हैं कुछ इदारों ने। आई थिंक ये इसकी एजुकेशन पे काम होना चाहिए, बट रेलेवेंट और राइट लोग उसको पढ़ाएं। वो लोग जो कि इस पे काम करके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने इसकी तालीम हासिल की है सिर्फ। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप ये एआई, साइबर सिक्योरिटी उस इंसान से पढ़वाएँगे जिसने किताब पढ़ी है, सिर्फ किताब भी पढ़ी हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया है, प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं, डॉलर्स मिलियंस में कमाए हुए किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, और उसका राब्ता भी रहता है, वो उस इंसान से आप जो है वो 10,000 बच्चे, 1,000 बच्चा भी, 500 बच्चा भी आप उससे ट्रेन करवाएं, वो 500 बच्चा आगे ट्रेन करेगा। ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट लेकर आए आप यहाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से वो जिसने किताब पढ़ा उसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज है और जिसने करा है उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज है। अच्छा, आपने माशाल्लाह से ज़ीरो से इस एरिया के अंदर कैरियर बिल्ड करा कोविड के बाद, तो कौन सी ऐसी गलतियाँ जो आपको लगता है कि हमारे न्यू फ्रीलांसर्स अपनी स्टार्टिंग जर्नी के अंदर करते हैं? आई थिंक वो एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी है। मतलब आप समझें कि मैं आपको बताऊं कि इस पॉडकास्ट से पहले ही मैं किसी से कोई टास्क करवा रहा था, तो वो बंदा मुझे बस भेज रहा था, उसको पढ़ भी नहीं रहा है, वो बस कंप्लीट करके वो इमेज मुझे दिखा रहा है, उसमें क्या गलती है वो नहीं पढ़ा। और मैंने उसको यही मैसेज पे लिखा कि यार आज के दौर में तुम इस इमेज को अगर चैट जीपीटी पे डाल देते और उससे बोलते यार इसकी अंग्रेज़ी की गलती देख लो, प्रूफ रीड कर लो, तो तुम्हें किसी बंदे की ज़रूरत, तो क्लाइंट क्यों फीडबैक देगा तुम्हें, क्या ये वर्ड ऐसा क्यों आ रहा है, ये आधा वर्ड ऊपर नहीं आता, ऐसे नहीं लिखते अंग्रेज़ी में, ऐसे सर्टिफिकेट नहीं बनता, ऐसे डिज़ाइन नहीं होता, ये सब चैट जीपीटी आपको बता सकता है। तो मैं समझता हूँ लर्निंग एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा कमी है अधीर आजकल, क्योंकि लोग जो है लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द बंदा ये निपटाए और पैसे दे। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, उनका लर्निंग एटीट्यूड तो आप छोड़ें, उनका ये है कि जी आपने मुझे एडवांस में पेमेंट देनी है। मैंने कहा चलें ठीक है, बहुत सारे लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो शायद कुछ जगह पे मैं भी ऐसा करूं, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप इनवॉइस दे दें, आप मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। फिर एडवांस पेमेंट करते हैं, फिर आप डिलीवरी के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। अब प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया आपका, एथिक्स नहीं। तो एथिक्स की कमी। आप एथिक्स अगर लेकर आ रहे हो, अपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बना रहे हो, दैट्स वेरी गुड कि यू हैव अ टर्म्स एंड कंडीशन कि जी मैं इतने पैसे लूंगा और मैं एडवांस में लेता हूँ, दैट्स फेयर। बट आप डिलीवरी भी तो उस प्रोफेशनली दो ना। अब डिलीवरी के लिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ भाई डिलीवरी, तो मैं समझता हूँ जो यंग अभी जो आने वाली फ्रीलांसिंग तो गिव अप कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं। मैं पूरे दिन में इतने लोग मेरे पास आते हैं, मैसेंजर, व्हाट्सएप स्टेटस देख के, फेसबुक पे मेरी कोई पोस्ट देख के, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हमें फ्रीलांसिंग सिखा दें। मैं उनको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, या कुछ लोगों को ये कहता हूँ आपने मुझे 9 बजे कॉल करनी है कल ये हफ्ते, वो कॉल नहीं आती, भूल गए थे सर। आप समझें कि अगर मुझे याद है कि अगर मुझे कोई बंदा मैसेज कर दे, रिप्लाई कर दे कि जी ठीक है मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, तो मैं अपने मोबाइल के कैलेंडर भर देता था। और आज भी ये हाल है कि मैं उसको अलार्म, कैलेंडर, टास्क लगा के घर वालों को बताऊंगा मुझे आज यहाँ जाना है, ये मुझे कॉल करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। आज ये है कि जी आपने किसी को टाइम दिया, वो बंदा कॉल ही नहीं कर रहा, जी सर सॉरी भूल गया था, आपने कॉल ही नहीं किया, आपका एटीट्यूड ही है। आपको कोई चीज़ सिखाओ, सर आप मुझे यूट्यूब का लिंक भेज देंगे जिससे ये चीज़ सीखनी है। मतलब वो सर्च भी नहीं कर रहे, वो कहते हैं, मैंने कहा यार ये यूट्यूब से जाके सीखो फिर मुझसे बात करो, ये चीज़ सीख कर आओ, सर आप मुझे उसका वीडियो का लिंक दे देंगे डायरेक्ट। तो आप समझे कि कितनी जल्दी में है। जैसे आप गाड़ी में देखें ना, हर किसी को, आप गाड़ी चला रहे हो, रिक्शा वाले को भी जल्दी है, बाइक वाले को भी जल्दी है, गाड़ी वाले को भी जल्दी है, हर किसी ने जाना कहीं नहीं है, किसी ने वही घर जाके करना है काम जो उसने करना है। लेकिन जल्दी इतनी है कि ऐसा लग रहा है कोई प्रोजेक्ट आपका मिस होने वाला है और बस आप गाड़ी भगा रहे हो, मारते हुए निकल रहे हो, लड़ते हुए निकल रहे हो। वही हाल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है कि जल्दी इतनी सीखना भी है, जल्दी इतनी कमाना भी है, लेकिन जल्दी इतनी है हर चीज़ में। और उसमें क्या होता है, फिर आप जो है बर्न आउट हो जाते हो, बिल्कुल फेड अप हो जाते हो। आप कहते हो यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो ये काम छोड़ो, अब दूसरा काम करो। मतलब एक बंदा एमबीबीएस कर रहा है, उसको साइड हसल करना है, वो बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है।
भाई तुम कंटेंट राइटिंग क्यों नहीं कर रहे? हुँ, तुम ऑनलाइन डॉक्टर्स को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? तुम ऑनलाइन क्यों नहीं सिखा रहे उन लोगों को जो कि मेडिकल की फील्ड में लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस नहीं कर रहे? हुँ, तुम एमबीबीएस करते हुए ये सब कर सकते हो ना, लेकिन तुम क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो एमबीबीएस के दौरान? हुँ, हुँ, उसका रिलेशनशिप क्या है उससे? हुँ, या तो तुम अपना ब्रांड बनाओ, अपने ब्रांड में बात करो और उसको लेके जाओ आगे कि भाई मैं एमबीबीएस कर रहा था, उस दौरान मैंने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की ओवर द काउंटर ड्रग्स पे। हुँ, मैंने ओटीसी ड्रग्स की बात की, विटामिन्स की बात की, मैंने मिनरल्स की बात की, ब्लड टेस्ट कौन से कराने चाहिए और मैं उससे इतना मशहूर हो गया जब मैंने एमबीबीएस करके निकला तो मेरा ऑनलाइन काम ही इतना शुरू हो गया। हुँ, मैंने एज़ अ मैंने एज़ अ फ़िज़िशियन इतना काम कर लिया कि मेरा ब्रांड ऐसा बन गया, हॉस्पिटल्स मुझे बुलाने लगे कि हुँ, जी यार हमें इस बंदे को ऑनबोर्ड करना है, हुँ, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। हुँ, आप ये कर रहे हो कि जी यार एमबीबीएस कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी करनी है, साइड में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया, मुझे काम दिलवा दें। सही, सही। अच्छा माशाल्लाह से आपका तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। आपने बाहर के क्लाइंट्स के साथ भी काम किया, आपका क्योंकि यूनियन की वजह से इंटरनेशनल फ्रीलांसर से भी राब्ता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जनरेशन मसला ऐसे कहते हैं जनरेशन ज़ी के इश्यूज़ हैं ये या फिर ये सिर्फ़ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ है या ये दुनिया के फ्रीलांसर्स का एटीट्यूड ऐसे ही? ये मेरे ख़्याल से दुनिया की तो मैं तो नहीं समझता कि दुनिया के फ्री इवन के जो लोग मुल्क से बाहर पाकिस्तानी भी मुझे मिले हैं, तो वो भी हुँ, बहुत अच्छे हैं। हुँ, हुँ, वो इस मामले में उनकी एक डायरेक्शन सेट है कि अगर कोई बेलफ़ास्ट में मिला है मुझे, बेलफ़ास्ट में बैठा हुआ है यूके में, तो उसकी डायरेक्शन सेट है कि वो एक नौकरी कर रहा है, उसकी साइड में फ्रीलांसिंग चल रही है, उसकी पैसे कैसे आनी है, पेमेंट कैसे जानी है, कौन से क्लाइंट्स उसके पास हैं, उसको पता है। एक बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जो कि इंटरनेशनली ई-कॉमर्स का काम कर रहा है, उसको पता है उसने पूरी दुनिया में कहाँ ट्रैवल करना है, कौन-सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कहाँ स्पीकर जाना है, कैसे ब्रांड बिल्ड करना है, कौन से स्टोर्स चलाने हैं, उस स्टोर से जो इनकम आएगी उससे कैसे अपने एस्थेटिक्स क्लिनिक बनाने हैं, ये सब उसको पता है। तो ये ज़्यादातर जो है जो पाकिस्तान में स्पेशली नई जनरेशन आ रही है जिनको मैंने आपको बताया जल्दी है, वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो अगर एक वीडियो देखते हैं उनको बड़ी पसंद आती है उसको बाकायदा शेयर करते हैं। वो आपने एक जोक सुना होगा ना कि किसी से पूछा गया कि जी आप क्या काम करते हैं? उसने कहा यार मैं शेयर्स का काम करता हूँ। तो उसने बोला यार बड़ी अच्छी बात है आजकल तो शेयर्स में बड़े पैसे हैं। आपने कितने शेयर्स से पैसा कमाया? क्या करते हैं असल में उसमें कौन से शेयर्स पे काम करते हैं? उसने कहा मैं रील्स शेयर्स का काम करता हूँ और रील्स को शेयर करता हूँ। हुँ, हुँ, तो आजकल की जो कौम है हमारी, वो भी ये करती है कि उसको मेरी, आपकी या किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो अच्छी लगी, इस पे कमेंट किया, शेयर किया, उसके आप फॉलोअर बन गए, उसके लिए लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसने फिर कोई जैसे ही कुछ उसका बैकलैश आया, फिर उसके खिलाफ हो गए, फिर दूसरे बंदे को फॉलो करना शुरू हो गए। कभी ये नहीं सोचते कि मैं खुद उस जगह पर कैसे आऊँ? मैं खुद उस चीज़ को जाके रिसर्च करके समझूँ कैसे वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसने जो पढ़ाई तालीम हासिल की, वो यहाँ तक पहुँचा, मैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? हुँ, हुँ। अच्छा कुछ केसेज़ में देखा जाता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं, जो अगर बाहर वाला कोई बंदा होगा तो वो ज़्यादा पर चार्ज कर रहा होगा। बट पाकिस्तान के अंदर अगर वही सर्विस मैं दे रहा हूँगा तो शायद मुझे लोअर रेट्स पे काम करना पड़े। नहीं देखिए, इसमें करना पड़ेगा मतलब नहीं है, हुँ, आप हुँ। पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कंटेंट राइटर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के बहुत हाई रेट्स चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है आपकी वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है, आपका क्या आपकी सर्विस है और मैं समझता हूँ उस पे प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। अगर आपकी फ़ील्ड अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास क्लाइंटेल अच्छा है, तो आप बिल्कुल प्रीमियम चार्ज करें और ये हर फ़ील्ड पे डिपेंड करता है कि अभी इसका मार्केट रेट क्या चल रहा है पर आवर, आप क्या चार्ज कर रहे हो, उसकी फिर अगेंस्ट दे क्या रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये नेसेसरी नहीं है अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको कन्वर्ट, हाँ, अमूमन लोग ये कि टैरिफ हमारा कम होता है बहुत हुँ, सारी चीज़ों में, बट ऐसा नहीं है कि हम प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते। अगर टैरिफ कम होता है तो ऐसा नहीं है कि हम प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्रामिंग, कोडिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम भी चार्ज करते हैं, पर आवर बहुत अच्छे रेट्स लेते हैं। डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज़ क्या हैं, कैसे दे रहे हैं आप, उसके साथ क्या अटैच कर। हुँ, हुँ। अच्छा जैसे एआई का दौर आया, अब तो भारत एआई एडॉप्शन की तरफ हम आ गए हैं, मगर एआई ने बहुत सारी ऐसी जॉब्स जैसे आप पहले तज़किरा कर रहे थे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है और ये चीज़ें हैं जिनका काम कम हो गया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें लगती हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएँगी, इन जॉब्स का तो कोई तुक ही नहीं रहेगी। तो कौन-कौन सी फ़ील्ड्स आपके ज़हन में आती हैं कि मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये जॉब्स तो नहीं होंगी और जो लोग इन पे काम कर रहे हैं उनको अपने स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है? देखिए, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें स्पेशली स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं, मेरे ख़्याल से उनको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो फ्यूचर में वो होगा ही नहीं। हुँ, हुँ।
क्योंकि हमने भी यही देखा है कि हमने जो पढ़ा था वो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता गया और डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद से कैंपेन, एड्स मैनेजमेंट वो किताबों में भी शायद नहीं था। तो उसी तरह से चेंज और एआई उसको रिप्लेस करेगा जिसने एआई नहीं सीखा होगा। एआई टास्क को नहीं, क्योंकि देखिए आप फाइनेंस की फील्ड से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई इदारा फाइनेंस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चैटबॉट, कोई ऑटोमेशन लेकर आए, एआई इम्प्लीमेंट करे और कोई प्रोडक्ट बनाए फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसका जो आउटकम आएगा, तो क्या मुझे फाइनेंस के बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? चाहिए तो पड़ेगी। अब मैं अगर आईटी का बैकग्राउंड है, मेरे बॉस का बैकग्राउंड है मार्केटिंग का, एक और बंदा है उसका डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है, लेकिन जब हम आउटकम लेके बैठेंगे, तो एक सीएफओ या फाइनेंस के बंदे की ज़्यादा एक एक्सपर्ट नॉलेज तो चाहिए होगी ना एक्सपर्ट एरिया की, तो वहाँ पे। लेकिन अगर आप कहोगे यार मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं तो इससे लाताल्लुकी का इज़हार करता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं सीखना चाहता एआई को, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखें, मैं ऑडिट अपने तरीके से ही करूँगा। तो सर फिर आपको एआई खाएगा। अगर आप एआई भी इंसान ने बनाया है, जितने टूल्स आ रहे हैं वो भी इंसान बना रहा है। तो आप ये समझें कि वो लोग जो अपनी फील्ड में इसमें भी एक थोड़ी-सी मसले हैं कि लोग ये देखते हैं या मेरी कोई वीडियो देखी या मुझसे कुछ सीखा या किसी और से सीखा और वो उनकी फील्ड कुछ और है, वो जाके जो है ना वीडियो एडिटिंग के टूल्स देख रहे हैं। वो बैठ के कैनवा पे जो है ना वो इमेजेस बना के शेयर कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट बता रहे हैं कि यार मैंने बनाई। लोग कह रहे हैं कि यार आपको बड़े एआई टूल्स आते हैं। भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये तफरीह के लिए या आपको थोड़ा-सा हाथ साफ करने के लिए कुछ टूल्स पे बेहतरीन है। लेकिन अगर आपकी फील्ड इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्पेशली, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाओ और आप उसको खुद सीखो कि उसकी इंजीनियरिंग है क्या, उस पे गूगल क्या कह रहा है, ओपन एआई क्या कह रहा है, एंथ्रोपिक क्या कह रहा है। आप उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स बनाओ, उसको खुद सीखो, इम्प्लीमेंट करो। मार्केटिंग वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे सीख सकता है, उसमें क्या होना चाहिए। और उसी तरह से अगर आपकी फील्ड फाइनेंस की है, तो आप ये देखो फाइनेंस के अंदर एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी दुनिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी केस स्टडीज़ हैं, हार्वर्ड क्या कह रहा है, फोर्ब्स क्या कह रहा है, कैम्ब्रिज क्या कह रहा है, एमआईटी क्या कह रहा है, किस तरह उस पे काम हो रहा है, आप वो सीखो। अगर आप फाइनेंस मार्केटिंग में हो तो आप ये देखो ऑटोमेशन कैसे हो रही है, एड कैंपेन कैसे ऑटोमेटेड हो रही है, मेटा क्या कह रहा है उस पे, लिंक्डइन क्या कह रहा है, लिंक्डइन कंटेंट पे कितना फ्लैग कर रहा है, गूगल एसईओ को कितना फ्लैग कर रहा है एआई कंटेंट को। तो आप मार्केटिंग में रह के सेल्स में हो तो आप सेल्स नेविगेटर सीखोगे, एआई टूल से लीड जनरेट कैसे होती है वो सीखोगे। तो हर बंदा अपनी फील्ड के मुताबिक एआई का इस्तेमाल करेगा, सीखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो जिंदा रहेगा। और वो लोग जाएँगे जो एआई को सीखेंगे नहीं, एआई उनको रिप्लेस कर देगा। अच्छा, ये की बात हो रही है तो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आपको लगता है अभी शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में नई इवॉल्व होंगी एआई ऑटोमेशन के अराउंड? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग जो इस तरह से हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर फील्ड के अंदर ही आ रही है। अब ऑब्वियसली मेडिकल के अंदर भी आपको पता है वो आ गई, और उसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल पॉजिटिव कैसे कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो नेगेटिव कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना है कि फेक न्यूज़ कौन सी है, फेक इमेजेस कौन सी हैं और रियल इमेजेस कौन सी हैं। फिर कैसे बचाना है अपने इदारे को, अपने काम को एआई की नेगेटिव इस्तेमाल से, और कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एआई के पॉजिटिव के इस्तेमाल से। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग ये इन फील्ड्स की बहुत, और फिर देखिए जितनी ऐप्स बनेंगी, जितनी वेबसाइट्स बनेंगी, जितने टूल्स आएंगे, उतने ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लोग चाहिए होंगे, उतने ही टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट चाहिए होंगे। कहीं पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट चाहिए होंगे। तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लोग, ये बहुत अहम होंगे, अभी भी अहम है और आगे भी जाके अहम होंगे ये फील्ड्स। और कम्युनिकेशन तो आप समझें इन सबको चाहिए होगी। जो लोग अमूमन मिस कर देते हैं सॉफ्ट स्किल का पार्ट, कि वो कम्युनिकेशन, अगर ये सारे लोग किसी से बात करना चाहें, अगर ये सारे लोग किसी को कुछ प्रेजेंट करना चाहें, अगर ये सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन ही वीक है, तो ये अपने आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकते, किसी को कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ सीख ही नहीं सकते। तो सॉफ्ट स्किल और ये सारी स्किल्स का बहुत रोल है कि आपकी कम्युनिकेशन, जो कि मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ, हर चीज़ में अलग है। आपका कम्युनिकेशन ये नहीं सिर्फ अंग्रेज़ी आती हो आपको, कम्युनिकेशन मतलब आप किस तरह से अपनी बात
कैसे पहुँचा रहे हो, लिसनिंग कितनी अच्छी है आपकी, सीखने का अमल कितना अच्छा है। क्योंकि जब सामने वाला बोलता है तो आप ज़्यादा सीखते हो, आप सिर्फ़ आप ही बोलते रहोगे तो आप कभी नहीं सीखोगे। आप सीखते जब हो, जब सामने वाला कुछ बोलता है उसको आप सुनते हो। वी नॉर्मली लिसन टू रिप्लाई, वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। तो ये हमें करना पड़ेगा कि हमें कम्युनिकेशन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन एआई टूल्स कि जी आपको कुछ भी हुआ बस आपने चैट जीपीटी खोला, आपने डाल दिया। भाई आप चैट जीपीटी को अपने थॉट्स भी तो दें, आप उसको कस्टमाइज़ तो करें, वो आपसे बात तो करे, उसको एज़ अ असिस्टेंट यूज़ करें। अगर आप हर चीज़ का जवाब कॉपी पेस्ट करेंगे, आप थॉट्स भी उसी के लेंगे, तो आपकी क्या चीज़ है और आपकी कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? अच्छा, माशाल्लाह से आपको एक्सपोजर मिला लोकली का, तो लोकल जो फ्रीलांसर मार्केट है, हमारा लोकल जो टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है उसका तो आपको आइडिया है, बट आपको एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल मार्केट्स का, इंटरनेशनल टेक इकोसिस्टम का, तो क्या मुख्तलिफ दिखते हैं? आई थिंक बहुत आगे है दुनिया, बहुत आगे है। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली मैंने देखा था एआई पे पाकिस्तान में भी बहुत काम शुरू हुआ है अभी। पाकिस्तान में लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं, सोच रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि इसका फ़र्क जब पता चलता है जब आप किसी चीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हो। अभी आपने रिसेंटली देखा ई चलान आया ऐप, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में सालों से, तो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। सदियों से आई गेस। हाँ, बहुत सदियों से है। अभी अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान में भी आया है ये चीज़। और कुछ लोगों को खौफ शुरू हुआ कि यार ई चालान हो जाएगा। बेल्ट लोग नहीं लगाते थे पाकिस्तान में, मैंने देखा वो शुरू हुआ। तो इसी तरह से एयरपोर्ट्स के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल होना शुरू दिखे हमें कि एआई का इस्तेमाल है, जो पाकिस्तान से बाहर आप जहाँ भी जाएँ आपको वो ज़रूर इस्तेमाल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक, कि शायद टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, फ्रीलांसिंग ले लें, आईटी के अंदर ले लें, कंपनीज़ ले लें, एक्सपोर्ट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमें वो चीज़ें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमें गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब हम टैक्स भी ऑनलाइन भर देते हैं। कुछ मैंने देखा है कि अब एनआईसी भी आपको ऑनलाइन घर पर आ जाता है, जो पहले कभी भी नहीं आता। तो ये सब अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में। फिर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ई पासपोर्ट लॉन्च हुआ है, जिससे लिंक्डइन की वेरिफिकेशन पॉसिबल है। और इस पे मैंने बड़ी वीडियोस भी बनाई हैं कि लोगों को पता ही था। लिंक्डइन की वेरिफिकेशन जो है वो ई पासपोर्ट होता है, जो कि अब नॉर्मली सबका बनता है पाकिस्तान में। और उसमें सिर्फ बायो का जो आपका पेज होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसमें चिप होती है। और वो अगर आप बनवाएँगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्डइन वेरिफाइड होगा। एनएफसी इनेबल्ड पासपोर्ट चाहिए होता है उसको वेरीफाई करने के लिए। पहले वो भी नहीं बनता था। तो कुछ चीज़ें देर आए दुरुस्त आए वाली हैं कि चलें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। बट जो फ़र्क आपने कहा ना, वो ज़्यादातर ये है कि भले टेक्नोलॉजी आती हो, हमें फ़र्क दिखना चाहिए। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें उससे फ़र्क आ रहा है कि हमारे मुल्क में लोगों ने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। जब हम एयरपोर्ट्स जाते हैं, जब हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन चालान हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन पासपोर्ट हो, ऑनलाइन एनआईसी हो, किसी इदारे में जा रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो ये बहुत अहम है, जिस पे पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी आई थिंक जो बनी है वो उस पे काम कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को मोर विजिबल होने के लिए, दुनिया की मार्केट्स के लिए, दुनिया के कहते हैं कंपनीज़ के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक देखिए, पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी दिखता है वो बिकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनकी सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ज़रूरत ही नहीं है इसकी, और उनके पास इतना धंधा है कि वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि क्या ये शॉर्ट टर्म है या ज़िंदगी भर उनका काम ऐसे ही चलेगा। पहले वो उससे बाहर आएँ, इस माइंडसेट को चेंज करें, और फिर वो जब इस चीज़ पे आएंगे, ऑब्वियसली इसी चीज़ पर आएंगे कि नहीं यार ज़िंदगी भर तो नहीं होगा, चीज़ें तो चेंज होती हैं, तो फिर वो पहले ऑप्शन पर आएंगे। जब वो पहले ऑप्शन पर आएंगे तो वो अपनी फील्ड के मुताबिक देखें कि उनको अपनी वैल्यूएबल विजिबिलिटी कहाँ स्ट्रॉन्ग करनी है, और उसको टिक करें कि अगर वो B2B बिज़नेस में है तो उनको लिंक्डइन पे जाना है, कंज्यूमर बिज़नेस में है तो कौन से प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करेंगे। फिर वहाँ पे अभी उनका क्या स्टेटस है उस इदारे का या उनका पर्सनल प्रोफाइल का। फिर अगर उनको पीआर करनी, मीडिया पे भी जाना है, पॉडकास्ट में जाना है, तो उसका क्या प्लान है, उस पर टिक करें, उसको बनाएं। और ये कहलाती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। और इस तरह से फिर आप आगे जाते हैं। अगर आपने ग्लोबली एक्सपेंड करना है तो लिंक्डइन पे आपको पता है 57 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, 200 कंट्रीज से ज़्यादा के लोग हैं,
बिलियन यूज़र है, 1 बिलियन यूज़र है, तो आप फिर उस हिसाब से अपना लिंक्डइन का पूरा प्लान बनाते हो। फिर अगर आपने इवेंट्स और एग्ज़िबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस में जाना है एज़ अ स्पीकर, एज़ अ एग्ज़िबिटर और एज़ पर योर बजट एज़ अ डेलीगेट, तो आप उसका प्लान बनाएँगे पूरे साल का कि जी मैं एज़ अ बिल्कुल मेरे पास बजट है, कंपनी का भी बजट है, मैं अपनी ब्रांडिंग एग्ज़िबिशंस में भी जाके करूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा, अभी नहीं, 6 महीने बाद करूँगा, 1 साल बाद करूँगा, अभी मैं एज़ अ डेलीगेट जाऊँगा। नहीं, मैं तो स्पीकर बहुत अच्छा हूँ, मैं एज़ अ स्पीकर जाऊँगा। आप ये देखिए, ये पूरा पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग का प्लान होता है जो कि हर बंदे को, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई पॉडकास्ट का होस्ट हो, हर बंदे ने ये प्लान बनाना है। आज मैं उसी प्लान के तहत आज 53rd पॉडकास्ट माशाल्लाह, इनविटेशन पे माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह से बैठा हूँ। पूरी दुनिया में मेरे पॉडकास्ट हुए हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से, माँ बाप की दुआओं से, कि ये जो इनविटेशंस आए हैं, शायद ही कोई पॉडकास्ट ऐसा है जहाँ पे मैंने कहा हो कि जी मेरी पॉडकास्ट आप करें, बट इट वाज इन द प्लान एंड आई न्यू कि यार इस तरह से ही चलेगा, क्योंकि मुझे पता था मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ सबको आज ये पॉडकास्ट सुनते हुए भी, सबको आज आप वर्ड डॉक्यूमेंट उठाएँ, आप मोबाइल उठाएँ, चैट जीपीटी पड़ा हुआ है, आप पूरा अपना प्लान बना लें, सबको छोड़ें और उस पे फिर पूरी रिसर्च करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। देखें आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कभी तो लिखें अपनी वीकनेस, कभी तो देखें अपनी वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ अगले साल जो है 40 तक लेके जाऊँगा। कभी तो कोई, मैं इतनी वर्कशॉप्स पे जाता हूँ अदी, मुझे कोई खड़ा होके नहीं बताता कि जी सर मैंने अपनी वीकनेस लिखी थी। अब ये जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं स्टेज पे आके बात करता हूँ, दिस वाज माय वीकनेस, बोलना। मैं बोलता ही नहीं था, सही। मैंने लिखा, मैंने सोचा, मैंने फीडबैक लिया, मैंने इस पे बहुत बहुत ज़्यादा सुना कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, बोलते क्यों नहीं हो। सवाल भी किसी और को बोलना पड़ता था कि यार तुम ये सवाल करो, और उसकी तारीफ होती थी कि क्या सवाल किया, और मैं सोचता था मैंने क्यों नहीं किया। तो दिस वाज माय वीकनेस और स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल मैं उस पर और काम कर रहा हूँ कि मैं 4000 लोगों के सामने भी बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, क्या चीज़ें उसके लिए सीखनी है, क्या चीज़ें अभी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, अभी भी मैं बहुत सीखता हूँ। लेकिन आप समझे, अगर मैं ये वीकनेस नहीं समझता और उस पर काम नहीं करता तो आज क्या मैं यहाँ पे बैठा होता, क्या आज मैं पूरी दुनिया में स्पीचेस कर रहा होता, क्या मैं मीडिया पे DW जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, यू नेम ऑल द चैनल, अरब न्यूज़, ऑल द लीडिंग पब्लिकेशंस, डिजिटल पब्लिकेशंस, मीडिया हाउसेस, पॉडकास्ट, हर जगह पे मैं फीचर हुआ। तो उसकी वजह क्या थी कि मैंने इस वीकनेस पे काम किया, मैंने कंटेंट पे काम किया, उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी तो अपनी वीकनेस लिखो, कभी तो अपनी स्ट्रेंथ लिखो, कभी तो शॉर्ट एनालिसिस तुम भी करो अपना। कब तक सिर्फ कंपनीज का करते रहोगे। अच्छा, जैसे कि आपको जाना जाता है लिंक्डइन एक्सपर्ट फॉर प्रोफेशनल्स, तो आज के दौर में ये इतना क्रिटिकल क्यों हो गया है पर्सनल ब्रांडिंग में काम करना? देखिए वो इसलिए हो गया, AI का दौर है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन इंसान से ज़्यादा है, AI तो हर किसी के पास है। अब कैसे फ़र्क पता चलेगा कि इंसान का ब्रांड कहाँ है और AI कहाँ है? मतलब लोग कंटेंट लिख रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ है, केस स्टडीज़ कहाँ है, मेरा और आपका एक्सपीरियंस कहाँ है? AI कैसे बताएगा मैंने कहाँ से तालीम हासिल की, जब तक मैं सही। उसको नहीं बताऊंगा। सही। वो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म की पोस्ट कैसे बनाएगा, जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं मेरी पोस्ट लिखने का मकसद क्या है, तो बताएगा कैसे, बनाएगा कैसे। तो आज के दौर में इंसान का अपना ब्रांड बनाना, और आप पूरी दुनिया में देखें, इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा के देखें, हर बंदा काम कर रहा है इस पर, क्योंकि सिर्फ, लेकिन इसमें दो राय, मशहूर होना मकसद नहीं होना चाहिए, आपका वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस करना और उससे लीड्स जनरेट करना, बिजनेस जनरेट करना, अपने बिजनेस में कामयाब होना, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, और ये आपके कारोबार को फ़ायदा होना चाहिए, आपकी अपनी ज़ात की अपनी स्किल सर्विसेज, और उस दौरान आप एजुकेशन भी प्रोवाइड करें। तो पर्सनल ब्रांड इज़ फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, और सबसे अच्छा ब्रांड आपका लिंक्डइन पे बनता है अगर आप B2B बिजनेस में हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप पूरी दुनिया के ब्रांड्स के साथ बात करना चाहते हैं, अगर आप पूरी दुनिया में किसी के साथ पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं किसी भी मुल्क में, अगर आप पूरी दुनिया में जो कंपनीज़ हैं टॉप टियर कंपनीज उसके साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप पूरी दुनिया में रिमोट जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप
पूरी दुनिया में, चाहे वो यूट्यूब का सीईओ है, उसने क्या किया हुआ है, वो क्या पोस्ट कर रहा है, बिल गेट्स क्या पोस्ट करता है, रिचर्ड ब्रांसन क्या पोस्ट करता है, ये सारा कुछ देखना चाहते हैं आप फेसबुक पे नहीं मिलेगा, आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। अगर आप लिंक्डइन पे अपनी फील्ड, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पे आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, आप वो लिंक्डइन पे लिख सकते हैं। और कोई प्लेटफॉर्म आपको लिंक्डइन आर्टिकल पब्लिकेशन का ऑप्शन नहीं देता। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ लिंक्डइन पे ऑप्शन है, जहाँ पे आप ये पीडीएफ की फाइल, पूरी इनसाइट्स, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी प्रेजेंटेशंस आप दुनिया को अगर दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो लिंक्डइन पर है, वो फेसबुक पर नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि लिंक्डइन ऑप्शंस देता है आपको कि आप अपना ब्रांड इजीली बनाएं कंसिस्टेंटली। बट लिंक्डइन ये कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आके बात करो, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट सेंडिंग सीवीज, स्टार्ट सेंडिंग ब्रोशर्स, स्टार्ट सेंडिंग इन्विटेशंस। लोग समझते हैं कि सामने वाला खुश हो जाएगा कि यार मेरा एक इवेंट हो रहा है उसमें आ जाए। भाई सामने वाले की आपकी बातचीत ही नहीं है, उससे कांटेक्ट ही इस्टेब्लिश नहीं है, आपने रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं किया लिंक्डइन पे, और आपने उसको इन्विटेशन भेज दिया जी कल आ जाएं, तो भाई चले नंबर बढ़ जाएंगे, उससे बात हो जाएगी। वो बंदा बोल रहा है कौन है। इसीलिए लिंक्डइन ने वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया कि आप अपना पर्सोना पासपोर्ट के थ्रू या एनएफसी इनेबल्ड किसी आईडी के थ्रू वेरीफाई कराएं, ताकि मुझे पता हो ही इज़ अदील, मैं अदील से बात कर रहा हूँ। अब अदील ने लिखा हुआ है मैं एप्पल में जॉब करता हूँ, मैं पीडब्ल्यूसी में जॉब करता हूँ, मैं ईवाई में जॉब करता हूँ, तो फिर वो वेरिफिकेशन अलग होगी। आप उसके डोमेन से वर्क प्लेस भी वेरीफाई कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी लिंक्डइन पे, और मैं जाके देखूंगा यस ही इज़ राइट बिकॉज वर्क प्लेस भी वेरीफाइड है। तो ये सब इसीलिए हुआ है ताकि जब आपकी बिजनेस डील्स हो, जब आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, तो सामने वाले को पता हो किससे बात कर रहा है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से बात कर रहा है, उसकी डोमेन वेरीफाइड। अब मुझे पता है शायद बहुत सारे लोग हमारी इस वीडियो पे भी कमेंट करेंगे कि जी वो वेरीफाई तो ऐसे ही हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी जुगाड़े निकाल ली हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि कब तक हम इन जुगाड़ों पे चलते रहेंगे, कब तक, क्योंकि कल को हम भी किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। अगर आप अपना लिंक्डइन रेंट पर देंगे तो आपको पता है भी रिसेंटली क्या हुआ है लोगों के साथ, कि लोगों ने अपने लिंक्डइन रेंट पे दिए डॉलर्स की इनकम को देख के, और वो बहुत सारे लोग जेल गए इस पर, क्योंकि लोगों को उसका एहसास ही नहीं था कि एक लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल कितना बड़ा फ्रॉड कर सकता है। आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं, मतलब ये आज आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। आपने समझे अपना एनआईसी दे दिया किसी को, आपने अपना एनआईसी आप किसी को ऐसे दे सकते हैं आज? आप कॉपी देते हुए भी उस पर क्रॉस करते हैं, लेकिन आज आपको देखें लिंक्डइन जो है, यार मेरे पास इतने मैसेज आते थे कि जी वो लिंक्डइन वो साहब मांग रहे हैं इतने डॉलर्स देंगे। अब मैंने भाई खुदा का वास्ता है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि अभी भी जिन लोगों ने लिंक्डइन पे अकाउंट्स नहीं बनाए, लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है, एक दफ़ा लिंक्डइन को समझें। मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, फेसबुक पे मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, यूट्यूब पे मौजूद है। लिंक्डइन के एल्गोरिथम को कुछ ना हो, आप यूट्यूब पे जाके सीखें, किसी और से सीख लें, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म की साइंस को समझें। यहाँ पे कैसे अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, यहाँ पे कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, और आपको यहाँ से बिजनेस भी जनरेट होगा। आप ग्लोबली अपना ब्रांड बनाने में कामयाब होगे, आप बाकायदा ट्रैवलिंग भी कर रहे होगे, आप पार्टनरशिप्स करोगे, आप लोग कंपनी से सीखोगे, आप अपनी कंपनी का पेज भी अगर चलाना चाहो वो भी चला सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड यू हैव राइट नाउ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर ब्रांड ऑन लिंक्डइन। अच्छा, कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं बट वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कर रहे हो? लिंक्डइन पे तो मैं समझता हूँ कंसिस्टेंसी, मतलब अगर मैं लोगों को सिखाता हूँ कि जी आपने महीने में एक आर्टिकल ज़रूर डालना है, आपने हफ्ते में 3 पोस्ट ज़रूर करनी है लिंक्डइन पे, और वो पोस्ट स्टोरी टेलिंग फॉर्म में होनी चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए कि जिस पे कमेंट्स आएँ, जिस पे आपके पास इनबॉक्स पे लीड्स आएँ या लोगों के मैसेजेस आएँ, और उस कंटेंट पे आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज, आपकी एक्सपर्टीज़ दिख रही हो। तो वो लोग जो है ना कॉपी पेस्ट मार देते हैं, मतलब चैट जीपीटी से कुछ बनाया, 2-3 लाइनें खुद लिखी उड़ा। तो कंसिस्टेंसी आई थिंक वो इशू है कि लिंक्डइन पे ये चीज़ें फॉलो होती हैं कि महीने का एक आर्टिकल, महीने पे एक लिंक्डइन का पोल जा रहा है, महीने पे एक पीडीएफ जा रहा है एज अ क्राउजल पोस्ट, फिर उसके बाद से आप 2-2 दिन, 1-1 दिन के गैप से 3 पोस्ट कर रहे हैं। ये जब कंसिस्टेंटली जाता है 3 महीने तक तो करके देखें, और फिर इसकी स्ट्रैटेजी देखें, एनालिटिक्स देखें आपके कहाँ तक जा रहे हैं। क्या स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन ब्रांड
किसी के करियर की ट्रैजेक्टरी बदल सकता है? बिल्कुल बच सकता है। देखिए आज ब्रांड्स को लोग हायर करना चाहते हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ। जैसे इंसान ब्रांड्स को पहनना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, ब्रांड्स को चलाना पसंद करते हैं, तो वैसे ही जो ब्रांड्स हैं वो ब्रांडेड इंसान को, एक वो बंदा जो अपनी फील्ड में एक थॉट लीडर हो, जो अपनी फील्ड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, जो अपनी फील्ड का एक ब्रांड हो, उसको हायर करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, उसके साथ बिजनेस डील करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, किसी इवेंट में उसको स्पीकर बुलाते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। आज पॉडकास्ट के अंदर भी ब्रांड्स को बुलाया जाता है, आज टीवी इंटरव्यूज़ पे प्रोड्यूसर्स ढूंढते हैं ऐसे ब्रांड्स को जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो बट ब्रांड भी हो, ताकि जब उसका स्टेटमेंट जाए अखबार में, जब टीवी पे जाए, तो ऑडियंस समझे कि किसी यार एक्सपर्ट बंदे का लिए। तो ब्रांड्स की आज इंसानों की इतनी वैल्यू है, लेकिन अगेन मैं वही बात इस पे डिस्क्लेमर ज़रूर डालूंगा कि जो दिखता है वो बिकता है का मतलब ये नहीं है कि आप वो दिखाएं जो आप हैं नहीं। इसके अंदर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये बहुत काउंट करता है। जो आप दिखा रहे हैं वो होना चाहिए। आपकी ऑनलाइन और आपकी ऑफलाइन ब्रांडिंग अलाइंड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप ऑनलाइन पे जो कुछ दिखा रहे हैं, जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो कंटेंट लिख रहे हैं, भले आपका वो असिस्टेंट पोस्ट कर रहा हो, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, थॉट्स आपकी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। ये ना हो जब आपसे ऑफलाइन कोई मिले तो आप उसमें ज़ीरो हो और आपकी वो ब्रांडिंग बिल्कुल फेल हो जाए कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफलाइन जब हम आपसे मिले तो वी थॉट और वी गॉट टू नो कि आपका लिंक्डइन कोई और मैनेज कर रहा है और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं है, और ना आप कोई पोस्ट ऐसा करते हो जो आपके पास से तो रोके जाता है। अच्छा, आज से 10 साल बाद अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान का टेक इकोसिस्टम कहाँ देखेंगे? मैं समझता हूँ इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हमारी जो 64% की आबादी यूथ है, क्योंकि और वो उसमें बहुत काम कर रही है। और मैं अपने से जो छोटे लोग, या मैं अपनी भी अगर मैं अपना रिग्रेट देखूं तो मैंने शायद वो टाइम ज़ाया किया जो कि आज मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को वो गेम्स बना के पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत काम किया। कुछ बच्चों ने माशाल्लाह अपनी एजेंसीज खोल ली माइक्रो, कुछ बच्चों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का काम 7 सालों पहले शुरू किया। तो बहुत सारे जो कुछ बच्चे एनिमेशंस पे बहुत काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, एनिमेशंस की कंपनी खोल ली। तो ये वो बच्चे हैं जो कि पूरी दुनिया आज ट्रैवल भी कर रहे हैं। उस उम्र में शायद मैं पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो उस वक्त जो है आज जो है उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो आगे 10 साल के अंदर चीज़ें बहुत चेंज होंगी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट के हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन सिर्फ एक इंटरनेट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होता जाए, अगर इंटरनेट और गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देना शुरू करे तो ये बहुत ग्रो करेगा। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि अपने 20 साल की उम्र में अपने आप से बात कर सके तो आप कौन सा करियर चूज करेंगे? आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई खास एरिया? मेरे ख्याल से एआई जो क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो भी एमआईटी की देखी थी, उसमें ये बता रहे थे कि एआई के अंदर जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो तो शायद मैं अभी भी नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। एआई टूल्स बने जा रहे हैं डेली, बट उसकी एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इदारे में या किसी कुछ लोगों को वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, तो मेरे ख्याल से मैं उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ उस लेयर में जाना चाहूँ। सही। अच्छा, आजकल की यूथ कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लगता है कि मिस कर रही है? आई थिंक हमारी जो यूथ है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि उनको जो फ्रीलांसिंग है उस पे जितना बूम आया हुआ है वो उसको सिर्फ देख रहे हैं सही। और बहुत खुश हो रहे हैं, लोगों की एग्जांपल्स दे रहे हैं कि जी अदील हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं अदील इस सर्विस से, हाँ जी बिल्कुल सही है, और फिर शाम में जाके वही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डेली हैबिट्स चेंज नहीं हो रही। और मैंने बहुत सालों पहले ये पढ़ा था कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपने डेली हैबिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। आप बिकॉज इफ़ यू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग यू विल गेट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। सो इफ़ यू डू समथिंग न्यू यू विल गेट समथिंग न्यू। तो अमूमन क्या होता है, आपका एम्बिशन, आपकी कोई चीज़ होती है। अब आपने अगर बॉडी बनानी है तो आपने डेली जिम जाना होगा। आप महीने में एक दफ़ा जिम जाएंगे तो बॉडी आप तो नहीं देखेंगे अपनी जाके कि कैसी बन रही है। तो और आप देखें जिस दिन आप डेली जिम जाना शुरू करते हैं, कोई बंदा कह दे आपको कि यार क्या
जिम जा रहे हो आजकल तो आपकी मोटिवेशन और हाई हो जाती है। तो उसी तरह से मैं सही। समझता हूँ कि इस चीज़ की कमी है कि इंसान, बहुत सारे लोग शायद मेरी जो जितनी बातें मैंने आज आपकी पॉडकास्ट में की हैं, शायद वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे मुझसे कहें यार ये तो फ़ैल जो बता रहा है सब कर रहे हैं हम, ये फिर भी हम कामयाब नहीं हैं। तो ये आपका आखिरी सवाल जो है उस पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि उसका मतलब है वो डेली हैबिट चेंज नहीं कर रहा है। वो उनकी रूटीन, उनकी सोने की, जागने की, काम करना, दोस्तों के साथ मिलना, उनकी सारी रूटीन सेम है जो पहले थी। बस क्या है कि वो यूट्यूब पे जाके चीज़ें सर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कैसे करें? टाइम ही नहीं है, कैलेंडर ही मैनेज नहीं है। सोने की भी रूटीन वही है, उठने की भी रूटीन वही है, गैदरिंग भी सेम है। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिन्होंने $10,000 कमाया हुआ है, जिन्होंने $2,000 कमाया हुआ है, आपकी गैदरिंग भी सेम है, तो आप उसी गैदरिंग के मुताबिक कमाएंगे, सही बात है। आप उसी का एवरेज होंगे। एक आपकी रूटीन कैसे चेंज होगी? जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कंटेंट क्रिएटर से नहीं मिल रहे, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो डिमोटिवेट करता है ये सब बकवास है, क्या ज़रूरत है वीडियोस बनाने की, अब बेकार है, कोई पैसे थोड़ी मिलते हैं इससे, कमाई भी नहीं होती ज़्यादा, क्या आप कभी वीडियोस बनाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर हो तो शायद आप बना लें कि भले 5 दोस्त आपके मना कर रहे हो फिर भी आप बना लें, लेकिन अगर आप 5 कंटेंट क्रिएटर से मिलना शुरू कर दें हफ्ते में, आप उनको सुनना शुरू कर दें, उनको देखना शुरू कर दें, उनको कॉपी करें, उनको फॉलो करें, उनके उस्तादों को देखें, उनके कमेंट्स पढ़ें, तो आप कंटेंट क्रिएशन एक दिन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बहुत सीखने को मिला, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आज मुझे बहुत सीखने को मिला, होपफुली हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत सीखने को मिला होगा। थैंक यू दिल फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। Thank you.